हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और पीडीएफ्स ढूंढने में दोस्तों काफ़ी समय भी लग जाता है, मेहनत भी काफ़ी लगती है, तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक पहले ही कर लें, क्योंकि वीडियो पसंद तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन फिर आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, उसके बाद लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या बताया गया है कि बायोकेमिस्ट्री की परिभाषा तथा इसकी विभिन्न क्षेत्रों में क्या स्कोप है, और इसका महत्व भी लिखिए या उसके महत्व के बारे में बताइए। तो डिफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो डिफिनेशन में क्या बताया गया है कि जीव रसायन शास्त्र की वह शाखा है, जीव रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित कोशिकाओं में विद्यमान रासायनिक अवयवों के संगठन तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, जीव रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित कोशिकाओं में विद्यमान रासायनिक अवयवों के संगठन तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद एक और डिफिनेशन दी गई है, वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जीव रसायन वह विज्ञान है जिसमें प्रोटोप्लाज्म की संरचना तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये आपकी सबसे बढ़िया और सबसे सरल जो है लैंग्वेज में हो जाएगा, और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद भी रहेगा, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटोप्लाज्म और उसकी संरचना और उसमें होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन है, इन्हीं को सिर्फ ध्यान में रखना है। कितनी चीज़ें हो गई, एक तो रासायनिक परिवर्तन, दूसरा प्रोटोप्लाज्मा और उसकी संरचना। तो इसमें क्या है कि प्रोटोप्लाज्मा आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। जीव रसायन वह विज्ञान है, मतलब बायोकेमिस्ट्री वह विज्ञान है जिसमें प्रोटोप्लाज्म की संरचना तथा उनमें होने वाले प्रोटोप्लाज्म की जो संरचना है उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आराम से इसे आप लोग याद कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि जीव रसायन में रसायन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं जैसे अकार्बनिक, कार्बनिक व भौतिक का समावेश होता है। तो क्या बताया गया है कि रसायन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं में, अलग अलग शाखाओं में क्या है, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक भौतिक जो है राशियों का जो है समावेश होता है। इसमें इन शाखाओं का समावेश उस सीमा तक होता है जहाँ तक कि ये विभिन्न जीवित द्रव्यों अथवा अथवा पौधों एवं जंतुओं से संबंधित होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जीव रसायन में रसायन शास्त्र की वह विभिन्न शाखाओं जैसे अकार्बनिक, कार्बनिक व भौतिक का समावेश होता है। इसमें इन शाखाओं का समावेश उस सीमा तक होता है जहाँ तक कि ये विभिन्न जीवित द्रव्यों अथवा पौधे एवं जंतुओं से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं। फिर बताया गया है कि वास्तव में जीव रसायन कार्बनिक रसायन के अधिक निकट है। किसके निकट है? कार्बनिक रसायन के क्या है, अधिक निकट है। कौन से क्या है, मतलब जीव रसायन जो है कार्बनिक रसायन के अधिक निकट है, मतलब पास है। और उसके बाद है कि जीव रसायन शास्त्र की अन्य शाखाओं की तुलना में ये नवीनतम इस शाखा के अंतर्गत यह अध्ययन करने की जीव द्रव्य से प्राप्त यौगिक जीवित कोशिकाओं के अंदर उपयोगी कार्य करने के पश्चात पुनः सरल यौगिक में अपघटित हो जाते हैं। पुनः क्या होता है, सरल यौगिक में अपघटित हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जीव रसायन का कार्य देख लेते हैं, स्कोप ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का। तो इसमें क्या बताया गया है कि कृषि विज्ञान के विभिन्न विषयों के अध्ययन में जीव रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है। जीव रसायन के क्षेत्र का वर्णन निम्नलिखित प्रमुख शाखाओं में विभाजित कर सकते हैं। तो कौन कौन सी शाखाएं हैं, शाखाएं देख लेते हैं। पहली तो है प्लांट बायोकेमिस्ट्री, दूसरी है एनिमल बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद है एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री। फिर ये चार भागों में क्या है, विभाजित की जाती हैं। तो पहला देख लेते हैं प्लांट बायोकेमिस्ट्री को। तो प्लांट बायोकेमिस्ट्री में क्या है, वही आप इसमें मतलब जो अभी डिफिनेशंस पढ़ी थी वो आप लिख सकते हैं। तो क्या इसमें बताया गया है कि जीव रसायन की वह शाखा जो वनस्पति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। किससे? प्लांट वो सॉरी दोस्तों, लेकिन सही है, ये वनस्पतिक विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ये एक और डिफिनेशन आपके लिए हो गई है, जो कि जिसमें बताया गया है कि फिर से एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। जीव रसायन की वह शाखा
जो वनस्पति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है, प्लांट बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक, फिर इसके बाद है इसके अंतर्गत पौधों की जीव रसायन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद क्या है, जीव रसायन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट पैथोलॉजी, फॉरेस्ट्री आदि विषय आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं एनिमल बायोकेमिस्ट्री। तो एनिमल बायोकेमिस्ट्री में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जीव रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की कोशिकाओं से संबंधित जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक, मेडिकल, वेटनरी साइंस आदि का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद देख लेते हैं एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में क्या बताया गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन, नेचुरेशन, डेयरी केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री आदि विषयों के साथ कार्य किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं चौथा क्या बताया गया है कि इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें क्या बताया गया है कि जीव रसायन की वह शाखा जो विभिन्न उद्योगों से संबंधित होती है या संबंध रखती है। उसके बाद है कि इसके अंतर्गत औषधि उद्योग, खाद्य संरक्षण, उर्वरक उद्योग, कास्ट तकनीक, इसका उपयोग स्टार्च तथा शर्करा तथा सेलुलोज उद्योग एवं फॉर्मुलेशन होता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जीव रसायन हमारे जीवन में यह एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मेडिकल विज्ञान, वह कृषि, औषधि एवं मेडिकल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या बताया गया, फिर से एक बार देख लेते हैं। जीव रसायन हमारे जीवन में यह एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मेडिकल विज्ञान, यह कृषि, औषधि एवं मेडिकल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके महत्व निम्न प्रकार हो सकते हैं। तो पहला है कि यह फसल उत्पादन में वृद्धि करने में उपयोगी है। और उसके बाद है कि यह फूलों तथा सब्जियों के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है यह खाद्य पदार्थों को तैयार करने में भी उपयोगी है। और उसके बाद देख लेते हैं यह अनेक जीन की क्रियाओं तथा उनके एंजाइम के साथ संबंध जानने में सहायक होते हैं। और उसके बाद पांचवा, पौधों तथा जंतुओं में वंशागत समझने के लिए जेनेटिक्स व बायोकेमिस्ट्री क्रियाओं पर क्या होता है, निर्भर होता है। उसके बाद छठवां देख लेते हैं। छठवां क्या है, यह जंतुओं की आधारी आवश्यकताओं को ज्ञात करने में क्या होता है, सहायक होता है। वह इससे कुपोषण को दूर करने के लिए वह पशुओं के उचित पालन पोषण में क्या होता है, सहायक होता है। उसके बाद सातवां पॉइंट देख लेते हैं, औषधियों के निर्माण में उपयोगी व लाभप्रद है। तो क्या लाभप्रद है, क्या उपयोगी है, औषधि के निर्माण में उपयोगी व लाभप्रद है। क्या मतलब, एग्रीकल्चर कृषि। और उसके बाद आठवां देख लेते हैं, यह रोगी तथा जंतुओं के उपचार में क्या होता है, लाभकारी होता है। और इस नए युग में जीव रसायन की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण भूमिकाएं। प्लांट बायोकेमिस्ट्री टर्म्स गिवन बाय कार्ल न्यू वर्ड्स 1903। ठीक है, उसके बाद पीएच पावर हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है, किसी घोल का पीएच मान वह संख्या है जिसके 10 की ऋणात्मक घात बनाने से उस घोल की हाइड्रोजन या आयन सांद्रता प्रदर्शित होती है। वही इंग्लिश में देख लेते हैं, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच टू मस्ट बी राइज इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द हाइड्रोजन। उसके बाद देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के हिसाब से देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या बताया गया है कि H प्लस इक्वल 10, फिर इक्वल क्या है, pH 10, दोनों और लघु गुणक लेने पर, दोनों और क्या है, लघु गुणक लेने पर, तो क्या निकल कर आएगा, log H प्लस इक्वल log 10 डैश pH, या log H प्लस इक्वल डैश pH log 10, फिर log H प्लस इक्वल pH, या pH इक्वल माइनस log H प्लस। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एग्रीकल्चर। पीएच का जो इंपॉर्टेंस है कृषि में वो देख लेते हैं। पीएच मृदा का एक आवश्यक गुण है। क्या है, आवश्यक गुण है। पौधों को मृदा से पोषक तत्वों की प्राप्ति, पौधों की वृद्धि, जीवाणुओं की एक्टिविटी, मृदा के भौतिक गुण आदि पीएच के द्वारा प्रभावित होते हैं। उसके बाद है प्रत्येक जाति के
पौधों को साधारण वृद्धि के लिए एक अनुकूल पीएच होना चाहिए। भूमि का उपजाऊ होना या बंजर होना भी मृदा की अभिक्रिया पर क्या है आधारित है। अधिक अम्लीय या क्षारीय मृदा में उनकी फसलें उगाई नहीं जाती। बहुत सी रासायनिक एवं जैव अभिक्रियाएं भी पीएच द्वारा प्रभावित होती हैं। मृदा की अम्लता व क्षारीयता का संबंध पीएच स्केल की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। पीएच ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन सी दो विधियां होती हैं पीएच ज्ञात करने की। तो एक तो है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड और दूसरा है कलर मेट्रिक मेथड। तो दोनों देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में क्या बताया गया है कि इस विधि में मृदा जल 1:2:5 के अनुपात में लेते हैं। हवा में शुष्क की गई 20 ग्राम मृदा को 50 ml पानी में मिलाते हैं। भली भांति हिलाकर इसकी ढककर रख देते हैं। इसको क्या है ढककर रख देते हैं। फिर ब्रेकर को पहले पीएच के 5 कांच की रोड को आशुद्ध जल से घोलते हैं। क्या करते हैं आशुद्ध जल से घोलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोस रॉड को क्या करते हैं ब्रेकर में डुबाकर रीडिंग पढ़ लेते हैं और गणना करके पीएच की ज्ञात कर लेते हैं। पीएच को क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद कलरी मैट्रिक देख लेते हैं मेथड। तो इसमें क्या बताया गया इसमें 3 से 8 तक पीएच ज्ञात की जा सकती है। इसमें 3 से 8 तक पीएच ज्ञात करी जा सकती है। उसके बाद देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया कार्बोहाइड्रेट्स केवल CHO के यौगिक होते हैं। किसके यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स केवल CHO के यौगिक होते हैं। इसका सामान्य सूत्र CXH2OY ठीक है CXH2OY होता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। वही अनुपात कार्बोहाइड्रेट में होता है। क्या होता है वही अनुपात कार्बोहाइड्रेट में होता है। इसके कारण इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं C6H12O6 या C6H2O6, फिर C12H22O12 या C12H2O12। ये ऐसा है कि मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है इसको इस तरीके से मतलब कैसे लिख सकते हैं देखो एच के कितने हैं एच के हैं 22 और ओके कितने हैं ओके हैं 12 कितने हैं ओके हैं 12 ठीक। तो देखो ओ का नहीं लिखा गया है और एच के क्या हैं 2 लिखे गए हैं। ये किस लिए लिखे गए हैं ये जो 22 हैं और इधर कितने हैं 12 हैं। तो 11 दूनी 22 होता है लगभग में वही हो जाएगा। ठीक है इसीलिए ये आपस में उसके पास लिख दिया गया है। इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ये बताया गया है या मतलब ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 को हम ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं तो लगभग में वो सही है। ठीक है फिर उसके बाद देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसमें क्या बताया गया है कि जल अपघटन के अनुसार या आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है या कर सकते हैं। किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं एक तो मोनोसेकेराइड से, फिर दूसरा ओलिगोसेकेराइड से, फिर तीसरा है पॉलीसेकेराइड से। तो मोनोसेकेराइड से क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये मोटे एवं रवेदार व जल में घुलनशील शुगर हैं। क्या है मोटे एवं रवेदार व जल में घुलनशील शुगर हैं। इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। इसका क्या है जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है ग्लूकोज C6H2O6, फिर C6H12O6 आदि क्या है मोनोसेकेराइड हैं। कैसे हैं मोनोसेकेराइड हैं। फिर उसके बाद क्या है कि इन मोनोसेकेराइड की 2 भागों में बांट देते हैं। मोनोसेकेराइड को 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो जिसमें एल्डिहाइड माइनस CHO मूलक होता है और दूसरा जिसमें कीटोन क्या है कीटोन जिसमें ग्रेटर देन C इक्वल 1 इक्वल 0 होता है मूलक होता है।
क्या है, ग्रेटर देन सी इज इक्वल, ये डबल बॉन्ड है, ओ होता है, ठीक है, मूलक होता है। उसके बाद क्या है, एल्डिहाइड मूलक वाले मोनोसेकेराइड एल्डोज तथा कीटोनिक मूल वाले कीटोज कहलाते हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये ग्लूकोज हो गया, ये क्या हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया। तो इसमें बॉन्ड्स बनाए हुए दिखाए गए हैं, जैसे CHO, फिर उसके बाद CHOH, फिर CH2OH, और CHOH क्या है, दो हैं, डबल हैं। और इसमें क्या बताया गया है कि जो H2OH है वो जुड़ा हुआ है C से, C और O भी जुड़ा हुआ है C से, फिर उसके बाद जुड़ा हुआ है CHOH से जो कि 3 है, और उसके बाद जुड़ा हुआ है H2OH से जो कि क्या है, कीटोज है। उसके बाद देख लेते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स में क्या बताया गया है, यह कार्बोहाइड्रेट्स जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड्स के निश्चित अणु देते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन से अणु देते हैं ये देख लेते हैं पहले, कौन कौन से हैं। डिसेकेराइड, फिर उसके बाद है ट्राइसेकेराइड, फिर टेट्रासेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, कितने हैं, 4 हैं। तो देख लेते हैं इसमें पहला कहाँ गया, ये है डाइसेकेराइड में, देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये मोटे रवेदार एवं जल में घुलनशील शर्कराएं हैं। ये जल अपघटन के बाद मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु देते हैं, जैसे चीनी, लैक्टोज, मैल्टोज। फिर उसके बाद C12H22O11, फिर है C12H22O6 प्लस C6H12O6। फिर ट्राईसेकेराइड में देख लेते हैं। तो ट्राईसेकेराइड में क्या बताया गया है, ये जल अपघटित होकर क्या करते हैं, मोनोसेकेराइड के 3 अणु बनाते हैं। 3 अणु होते हैं, कौन कौन से 3 अणु होते हैं, एक तो C, दूसरा H और तीसरा क्या है, O। CHO, C जिसमें होता है 18 और H होता है 32, O होता है 16, रेफिनोज। ये एग्जाम्पल है। उसके बाद तीसरा देख लेते हैं टेट्रासेकेराइड्स। तो इसमें क्या बताया गया है, ये जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड्स के 4 अणु देते हैं, जिसमें C24H42O21 इसके क्योज ये इसके क्यूज का उदाहरण है। फिर उसके बाद देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड का। तो पॉलीसेकेराइड में क्या बताया गया है कि यह स्वादहीन व रवेदार जल में घुलनशील शर्कराएं हैं। यह जल अपघटित होकर अनेक मोनोसेकेराइड अणु देते हैं, जिसमें जैसे स्टार्च, सेलुलोज जिसमें है C6H10O5XN प्लस NH2O इक्वल NC6H12O6 होता है। उसके बाद देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा और अशर्करा के अंतर्गत भी बांट सकते हैं। तो कैसे बांट सकते हैं, तो शर्कराओं में क्या बताया गया है कि मोनो तथा डाइसेकेराइड स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं तथा जल में घुलनशील होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और शक्रोज। और अशर्कराएं क्या होती हैं, पॉलीसेकेराइड स्वादहीन तथा जल में अघुलनशील होते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या है, घुलनशील देख लेते हैं। गुण या परीक्षण देख, इसमें इधर बताया गया है, ग्लूकोज का इधर दिया गया है, फ्रक्टोज का इधर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं, पहला है गलनांक। गलनांक में ग्लूकोज 146 सेल्सियस और फ्रक्टोज में 195 सेल्सियस होना चाहिए। और दूसरा है NaOH घोल के साथ पीला या भूरा रंग देती है। NaOH के साथ घोला जाता है तो कैसा रंग देता है, पीला या भूरा। और उसके बाद फ्रक्टोज में कैसा, कोई क्रिया नहीं होती है। उसके बाद है तीसरा HCl व अल्कोहल के साथ। इसमें क्या है, बताया गया है कि कोई क्रिया नहीं होती। इसमें क्या है, कोई भी क्रिया नहीं होती। इसमें क्या होता है, गहरा लाल रंग होता है। और चौथा क्या है, चूना में क्या बताया गया है, चूने में बताया गया है कोई अपक्षेप नहीं मिलता है और इसमें सफ़ेद वाइट अपक्षेप मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया, पहला है ओलिसेकेराइड में, इसमें 2 से 9 तक मोनो अवशेष होते हैं। कैसे होते हैं, मोनो अवशेष होते हैं। और पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, इसमें मोनो अवशेष बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। और दूसरा क्या है, ये जल अपघटित होकर मोनो के निश्चित अणु देते हैं। मोनो के क्या है, निश्चित अणु देते हैं। और इसमें क्या है कि ये जल अपघटित होकर
असंख्य अणु देते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसमें क्या है, पॉलीसेकेराइड में क्या है, ये जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं। चौथा क्या है, ये स्वाद में मीठे होते हैं। इसमें सुक्रोज, माल्टोज और टाइफिनोज होता है। और इसमें क्या है, ये स्वादहीन होते हैं जैसे स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का दैनिक जीवन में महत्व देख लेते हैं। दैनिक जीवन में क्या महत्व है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो क्या बताया गया है कि इसका संबंध रोटी, कपड़ा और मकान से है। जो कि पहला पॉइंट बताया गया है कि ग्लूकोज बिस्कुट, मुरब्बा दुर्बल सेपियों में शक्ति देता है। क्या देता है, दुर्बल सेपियों में, दुर्बल रोगियों में क्या करता है, शक्ति देता है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें इससे फिर उसके बाद क्या बताया गया है कि इंजेक्शन व दवाइयाँ भी बनती हैं। इंजेक्शन व दवाइयाँ भी बनती हैं तथा शराब बनाने में भी काम आता है। किसका क्या काम आता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स काम आता है शराब बनाने में और दवाइयाँ वगैरह बनाने में। फिर उसके बाद है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या बताया गया है, फ्रक्टोज में बताया गया है कि मिठाई बनाने के काम में आता है। शुगर रोगियों के लिए इसका प्रयोग अच्छा माना जाता है। शुगर रोगियों के लिए इसका प्रयोग अच्छा माना जाता है। और उसके बाद बताया गया है सक्रोज में क्या बताया गया है कि मिठाई बनाने हुआ सखत तथा मुरब्बा बनाने में भी काम आता है। सखत नहीं है दोस्तों, ये शरबत है। ठीक है, शरबत। उसके बाद है चौथा पॉइंट देख लेते हैं, स्टार्च। स्टार्च में क्या काम करता है, तो स्टार्च में है आटा, मैदा, सूजी के रूप में तथा कपड़ों की छपाई व धुलाई में प्रयोग किया जाता है। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद है सेलुलोस। सेलुलोस में क्या होता है कि कागज, रेशम, कपड़ा के व्यवसाय एवं बटन चूड़ियाँ व सजावट की अनेक वस्तुएं बनाने के काम आती हैं, यह आता है। उसके बाद देख लेते हैं चैप्टर 5 जो कि है लिपिड्स। ये भी अपने सिलेबस में है। लिपिड्स में क्या बताया गया है कि लिपिड वसा तथा वसा से संबंधित सभी पदार्थ सामूहिक रूप से क्या होते हैं, लिपिड्स कहलाते हैं। लिपिड्स फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। लिपिड्स वसा तथा वसा से संबंधित सभी पदार्थ सामूहिक रूप से क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। उसके बाद बताया गया है यह अल्कोहल तथा वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे उदासीन वसा, तेल तथा मोम। उसके बाद लिपिड्स का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो सिंपल लिपिड्स, दूसरा कंपाउंड लिपिड्स, तीसरा है डिराइव्ड लिपिड। तो सिंपल लिपिड में क्या है, यह अल्कोहल तथा वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं। क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। एग्जाम्पल में उदासीन वसा, तेल तथा मोम। उसके बाद देख लेते हैं कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। कंपाउंड लिपिड्स में क्या बताया गया है कि यह अल्कोहल तथा किसी अन्य समूह के साथ वशीय अम्लों के एस्टर होते हैं। क्या होते हैं, एस्टर होते हैं। इसके उदाहरण फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, क्रोम लिपिड और एवं अमीनोलिपिड होते हैं। और ड्राइव्ड लिपिड में क्या होता है देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इसके अंतर्गत सरल तथा यौगिक लिपिड जल अपघटन से प्राप्त उच्च वशीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल तथा उच्च अणु भार वाले अन्य अल्कोहल आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं लिपिड के सामान्य गुण। तो इसमें क्या बताया गया है कि यह जल में अघुलनशील परंतु ईथर, बेंजीन तथा क्लोरोफॉर्म में कैसे होते हैं, विलय होते हैं। उसके बाद दूसरा है यह वशीय अम्लों से बने एस्टर के समान यौगिक होते हैं। यह जीवधारियों के उपयोग में लाए जाते हैं। क्या है, ये जीवधारियों के उपयोग में लाए जाते हैं। फिर वसा एवं तेल में देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, फैट में क्या बताया गया है, ये ग्लिस्टाइल जो साधारण तापक्रम पर 20 सेल्सियस पर ठोस होते हैं, वसा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वसा कहलाते हैं। तिल देख लेते हैं, तेल। तो इसमें क्या बताया गया, वे ग्लिस्ट्राइल जो साधारण तापमान 20 सेल्सियस पर द्रव्य होते हैं, उन्हें तेल कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें तेल कहते हैं। उसके बाद दूसरा है तेल में ओलिक अम्ल C17H33 COOH तथा लाइनेलिक एसिड C17H31 COOH आदि असंतृप्त उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसराइल की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद फैट को देख लेते हैं। फैट में क्या बताया गया है कि वसा में स्ट्राइक एसिड C17H35 COOH, पेमोटिक एसिड
C15H31, COOH आदि उच्च वशीय अम्लों में ग्लिसराइड की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद वसा एवं तेल के भौतिक गुण। वसा एवं तेल के क्या है भौतिक गुण देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि वसा एवं तेल सिंपल लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स होते हैं। ये शुद्ध अवस्था में रंगहीन, गंधहीन तथा उदासीन द्रव्य व ठोस पदार्थ दोनों होते हैं, जैसे मोम। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जल से हल्के और जल में अघुलनशील होते हैं। चौथा क्या है ये ईथर तथा बेंजीन आदि में घुलनशील होते हैं। बेंजीन आदि में